हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारी जीके जीएस की जो एक तूफानी सीरीज चल रही है उसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि कंटिन्यूअसली बच्चे जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ में। आई होप कि आप सभी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस सेशन को एनर्जी दी है, इस सेशन के अंदर में अपनी ऊर्जा दी है, जिसके वजह से ये सेशन आगे बढ़ पा रहा है। तो आप सभी लोगों को समर्पित ये सेशन जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में ले सके। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। नाउ फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मुंबई और नई मुंबई, ठीक है, नई मुंबई, ठीक है, मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला जो एक अटल सेतु है अभी जो बनाया गया है, आपको पता है कि सबसे लंबा सी ब्रिज है भारत का वो। ओके, तो आपको बताना है कि ये कितना किलोमीटर लंबा है। अटल सेतु भी इसको कहा जाता है, आप लोगों को पता है इसको कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। शेवरी मुंबई के अंदर में एक जगह है और नवी मुंबई के अंदर में चिरले नाम की जगह है, उन दोनों को जोड़ता है, मतलब मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ता है ये। ओके, तो कितना किलोमीटर लंबा है, तो डायरेक्टली आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पता होना चाहिए था। एंड आई एम प्राउड कि टीचिंग परीक्षा ने ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने के पहले आप लोगों को करवा दिया था, ठीक है। तो आंसर देखिए यहाँ पर मैं, आप लोग देख सकते हो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को, कि जब हमने करंट अफेयर देखा था तो उस समय में, मतलब पिछले साल जब करंट अफेयर देखा था हम लोगों ने, तो उसके अंदर में आप लोगों को करवाया था मैंने कि 21.8 किलोमीटर ये लंबा है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो 21.8 किलोमीटर लॉन्ग है। शेवरी से मुंबई, शेवरी जो है मुंबई के अंदर में और चिरले जो नवी मुंबई के अंदर में है, ठीक है। उसके अंदर में था, देखिए 21.8 का आप लोगों को इवन हमने जो है ब्रेकअप भी बताया था कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन उस तरीके से आ जाता आपका कि 21.8 किलोमीटर में से कितना किलोमीटर रोड पर है और कितना समुद्र के ऊपर में है, तो उसकी टोटल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये देखोगे कि उसमें से 21.8 किलोमीटर में से 16.5 किलोमीटर है आप लोगों का, ठीक है, वो किसके ऊपर में, समुद्र के ऊपर में है। और आपका 5.5 किलोमीटर जो है आप लोगों का ये क्या है, ठीक है, जो रास्ता है, मतलब ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्ट समुद्र पे से स्टार्ट करें, पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इस तरह से ये 21.8 किलोमीटर बनता है। तो ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था और डायरेक्टली एग्जाम के अंदर में आया 21.8 किलोमीटर आप लोगों का। ये कभी भी पूछा जा सकता है कि अटल सेतु की जो है ऊंचाई लंबाई कितनी है आपकी, 21.8 किलोमीटर। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके बाद इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग ये याद रख सकते हो कि ये जो है किसको, मुंबई में, ठीक है, आपका शिवरे नाम की जगह है, शिवरे। और मुंबई के अंदर में ये जो नवी मुंबई है फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप लोगों की क्या जगह है आप लोगों की, ठीक है, चिरले। ओके, यहाँ पर में आप लोगों की चिरले नाम की जगह है, चिरले। और यहाँ पर में सेवरी नाम की जगह है, सेवरी, ठीक है। इसको शेवरी भी बोला जाता है, कई जगह पे एस लगा हुआ होता है, कई जगह पे नहीं लगा हुआ होता है। शेवरी से चिरले तक इसको जोड़ता है ये। ओके, चलिए, तो आप लोगों ने याद रख लिया भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु, जिसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है, 21.8 किलोमीटर लंबा है। क्या कभी भी मैं आपसे पूछूं आपको याद रहेगा ये चीज? चलिए, ओके, मुंबई इसको नवी मुंबई से जोड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है आपका, 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 1919-20 ये कौन सा समय काल है आप लोगों का? ये वो समय काल है फ्रेंड्स जिस समय में, ठीक है, आप लोगों को पता है कि आपका वो स्टार्ट होने ही वाला था जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट होने ही वाला था, तो उस समय की बात है ये। तो दरभंगा के अंदर में बिहार में वो किसान नेता कौन थे जिन्होंने ये आंदोलन चलाया था? तो 1920 के अंदर में दरभंगा में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, तो स्वामी विद्यानंद जी थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। उसके बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में, ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय में भी इन्होंने बिहार के अंदर में किसान आंदोलन चलाया था। ये बिहार कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और कभी भी एग्जाम में रिपीट होकर पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद रखिएगा, स्वामी विद्यानंद जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, देखिए ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें बोला गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? 73rd नंबर का जो संविधान संशोधन है ये रिलेटेड है पंचायत से, पंचायत, ओके, पंचायती राज से। और 74वां जो है आप लोगों का ये रिलेटेड है नगर निगम से, नगर निकाय, मतलब कि शहरी निकाय जो है आपका,
ठीक है, म्युनिसिपैलिटी वगैरह उससे रिलेटेड है। ये दोनों के दोनों संविधान संशोधन आप लोगों के हुए थे 1992 के अंदर में। ओके, तो उस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जिस समय में इनको पारित किया गया था? तो ये पारित हुए थे पीवी नरसिम्हा राव के समय में। ठीक है, उस समय में प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया? हाथ ऊपर कर देंगे एक बार जिन लोगों का सही आंसर आया है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे। ठीक है, और आप लोग ऐसे ही आंसर्स लगाते रहे आगे में भी। ओके, तो पीवी नरसिम्हा राव। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ओके, तो उस समय में फ्रेंड्स ये याद रखना, आप लोगों ने भारत के राष्ट्रपति थे एस डी शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। ओके, अगर राष्ट्रपति पूछ लिया जाए आप लोगों से उस समय में राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति, तो वो थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा जो कि भारत के 9th नंबर के जो प्रेसिडेंट थे, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे इसको, क्योंकि आपको पता है कि संसद के 3 पार्ट होते हैं। ये भी देखिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर रिवीजन के लिए। संसद के 3 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का पार्ट है, क्योंकि जब लोकसभा राज्यसभा से कोई कानून पास होता है वो तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना कर दे। इसी वजह से राष्ट्रपति को भी संसद का पार्ट माना जाता है। तो लोकसभा राज्यसभा, ये 2 सदन और राष्ट्रपति, ये मिलाकर जो है संसद बनती है आपकी। तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे उसके ऊपर में। तो राष्ट्रपति कौन थे? क्योंकि कानून को पास करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी चाहिए होते, तो शंकर दयाल शर्मा थे उस समय में राष्ट्रपति, ये याद रखना है। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड। 6 मिनट में 1600 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे। हम टारगेट रखते हैं कि अगले, ठीक है, 2 मिनट के अंदर में हम 1500 प्लस हो जाए। आप लोगों को पता है आज हमारी जो है एक सीरीज होने वाली थी फ्रेंड, जिसके अंदर में हम करंट अफेयर जितना भी था आपका पूरा 2.5 महीने का करंट अफेयर जो है उसको करने वाले थे तूफान की रफ्तार से। मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया था, टारगेट से आप थोड़ा सा चूक गए। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर एक एक बच्चा जो है उसका योगदान कितना महत्व रखता है। आप लोगों में से कई सारे लोग थे, जितने इतने सारे लोग देख रहे थे, लेकिन उसमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है वहां पर मैं जो मैंने आपको एक्टिविटी दी थी, आपको बोला था कि आप लोगों ने कमेंट करना है, बहुत सारे बच्चों ने किया एंड आई अप्रिशिएट। आप लोगों को इसका फल भी मिलेगा कि आप लोग ईगर हो पढ़ने के लिए, आप लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने नहीं किया, लॉस हुआ आप लोगों का, क्योंकि बहुत बढ़िया वाली क्लास थी वो। इतनी बढ़िया क्लास हो सकती थी आप लोगों की, जिसके अंदर पूरा 2.5 महीने का आपका करंट अफेयर अभी के अभी आपका प्रिपेयर हो जाता, एग्जाम के लिए तैयार हो जाते आप लोग, साथ ही साथ रिवीजन हो जाती बहुत बढ़िया वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है ये आप लोगों को बताना है। विष्णुपद मंदिर। ओके, तो विष्णुपद मंदिर ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। तो विष्णुपद मंदिर ये कौन से, एक तो आपको शहर में मिलेगा, ये आपको बताना है कौन से जिले में, कौन से शहर के अंदर में। ठीक है, और आपको बताना है कि किस नदी के किनारे पर स्थित है ये विष्णुपद। विष्णुपद मंदिर में विष्णु और पद ये जो आ रहा है ना, विष्णु भगवान के पैर, क्योंकि वहां पर में जो है फ्रेंड्स विष्णु भगवान के पैर के आकार के आपको जो है वो एक चिन्ह मिलता है, इसी वजह से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर जो पॉइंट है आप लोगों को याद रखना है। विष्णुपद मंदिर जो है ये आपका फाल्गु नदी के किनारे पर स्थित है। ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि गया, जो गया जिला है, वहां पर में एक असुर रहा करता था जिसका नाम था गयासुर। ठीक है, गयासुर नाम था उसका, गयासुर। उसी के नाम के ऊपर में इस शहर का नाम गया भी पड़ा है। ठीक है, तो गया शहर के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग, फाल्गु नदी के किनारे पर विष्णुपद मंदिर। ऐसा माना जाता है कि ये जो गयासुर था, इसको जब समाप्त किया तो इसको विष्णु भगवान जो थे उन्होंने एक वरदान दिया था कि भाई इसको हमेशा खाना मिलता रहेगा। ठीक है, तो वहीं पे जाकर आपको पता है फाल्गु नदी के अंदर में पिंडदान किया जाता है। ओके, तो ऐसा मान्यता है कि जिस दिन इसको कुछ भी खाना नहीं मिलेगा उस दिन ये वापस आ जाएगा, ऐसा जो है वो मान्यताओं के अंदर में। तो ये आप लोग याद रखना, फाल्गु नदी के किनारे के ऊपर में विष्णुपद मंदिर है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलो, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स गया शहर एक और धर्म से भी रिलेटेड है। जल्दी आप बता सकते हो कौन से धर्म से रिलेटेड है? ठीक है, एक धर्म और है जिससे रिलेटेड है गया शहर और फाल्गु नदी, दोनों के दोनों। ठीक है, ये फाल्गु नदी को ही एक और नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप लोग, निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं आप लोग। ठीक है, निरंजना, निरंजना नदी जो है इसके नाम से भी जाना जाता है फाल्गु नदी को, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की जो भगवान गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध को निर्वाण की जो प्राप्ति थी या ज्ञान की जो प्राप्ति थी वो गया में, बोध गया के अंदर में ही हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे में। अच्छा, बोधि वृक्ष कौन सा पेड़ था ये बता दीजिए आप लोग। चलिए, बोधि वृक्ष कौन सा वाला पेड़ था ये भी तो पूछ सकते हैं आप लोगों से।
थैंक यू प्रभांजन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। ठीक है, बताइए कौन सा पेड़ था वो? अरे आम का पेड़ था, जाम का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, किसका था? पीपल का पेड़ था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बैठे थे वो। ओके, फाल्गु नदी के किनारे पर ही था वो भी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी स्थापना जो है किस समय में हुई थी? एक क्वेश्चन और बनता है फ्रेंड्स आप लोगों का, केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, सूचना आया है, इंफॉर्मेशन आया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आप लोगों से डायरेक्टली एक क्वेश्चन बन सकता है, भारत के अंदर में सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ था, कब पारित हुआ था, किस समय उस पर हस्ताक्षर हुए थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, देखिए फ्रेंड, भारत के अंदर में जो है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जो एक्ट है, ठीक है, आरटीआई भारत के अंदर में ये कब लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर 2000, ठीक है, 5 को ये आप लोगों का लागू हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, आप आरटीआई डाल के जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हो सरकार से। ओके, तो उसी समय केंद्रीय सूचना आयोग की भी स्थापना की गई थी इसी आरटीआई एक्ट के तहत, ठीक है, 2005 में, जिसके जरिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली एक तो जो डिपार्टमेंट है उससे मांग सकते हो। अगर वो डिपार्टमेंट या वो जो भी विभाग है वो जानकारी देने से मना कर दे आपको, तो आप केंद्रीय सूचना आयोग को उसकी शिकायत कर सकते हो। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग को उसकी शिकायत कर सकते हो कि आपको जानकारी नहीं मिली या गलत जानकारी अगर दिया है किसी ने तो आपको। ओके, गलत जानकारी अगर आपको लगता है और आपके पास में कोई सबूत है कि जो जानकारी आपको दी गई है, तो सूचना का अधिकार आयोग जो अधिनियम है उसके तहत गलत जानकारी सरकार के द्वारा नहीं दी जा सकती आपको। अगर गलत जानकारी दी गई है तो आप उसके खिलाफ में जो है कंट्रोल, यहाँ पर में कंप्लेन कर सकते हो केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर में। ये एक आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों की। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया था। ठीक है, मनमोहन सिंह उस समय में प्रधानमंत्री थे। कभी अगर पूछ लिया जाए कि कौन थे प्रधानमंत्री, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय में प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो 2005 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, लागू कब हुआ था आरटीआई एक्ट? ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास में। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सेशन जो है आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। 1498, 2 लाइक्स हम लोग दूर है 1500 लाइक से। हर एक बच्चा अपना अपना योगदान जो है जरूर देता रहेगा यहाँ पर। मैं ऐसा ना हो कि आपके एक जो है योगदान की वजह से सेशन जो है वो रह जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का एक उदाहरण है? देखिए, दो प्रकार से बनती है क्रेटर झील। ठीक है, क्रेटर झील दो प्रकार से बन सकती है। एक तो होता है कि पृथ्वी के ऊपर में कोई उल्का पिंड जो है वो जोर से आके टकराया, ठीक है, तो यहां पर में गड्ढा बन जाएगा एक। ओके, अगर कोई उल्का पिंड टकराया आकर जोर से तो गड्ढा बन जाएगा, इसको क्रेटर झील बोलते हैं। और दूसरे प्रकार से एक बनता है क्रेटर झील आप लोगों का, मान लीजिए ये आपका ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी के ऊपर में ये जो आपका आर्च होता है, गड्ढा नुमा जो एक आकृति बन जाती है, उसमें पानी भरने से भी एक झील बन जाती है आप लोगों की। तो इस प्रकार से जो झील बनती है, या तो किसी उल्का पिंड के टकराने से, या फिर ठीक है ज्वालामुखी के ऊपर में, क्योंकि ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है वो ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पर में तो पूरा भर गया ना सब कुछ, ठीक है, ये तो पैक हो गया और ये एक आकृति बन गई इस प्रकार से। तो यहां पर में अब जो पानी जमा हो जाएगा, ओके, किसी ना किसी समय ज्वालामुखी फटा होगा, लेकिन अब जो सूख गया है ज्वालामुखी, अब शांत हो गया है, तो ऊपर में जो ये आर्च बन गई है वहां पर में जो पानी जमा हो जाता है उसको भी क्रेटर झील बोला जाता है। भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो उल्का पिंड के टकराने से जो क्रेटर झील बनी है वो है आपकी लोनार झील, सबसे बड़ी। ठीक है, क्रेटर से टकराने के बनी वाली जो झील है हमारी वो है लोनार झील। ये लोनार झील कौन से वाले राज्य के अंदर में मिलेंगी, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी। लोनार झील कौन से राज्य के अंदर में मिलेंगी? फास्ट आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आई होप आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स की जो नोटिफिकेशन है और सारी चीजें वो भी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, लोनार झील ये आप लोगों को मिलेंगी महाराष्ट्र के अंदर में, महाराष्ट्र के बुल्ढाना शहर के अंदर में आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग हमारे आगे बढ़े। ठीक है, ये आप देख सकते हो क्रेटर लेक इस तरीके से बहुत जोर से अगर कोई टकराया है आके, ठीक है, तो उससे ये बन जाता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तकों में, अपने लेखों में किसको अपना राजनीतिक गुरु बताया है, तो वो रहे हैं उनके गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। क्यों कहा था उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु? क्योंकि गांधी जी को, ठीक है, साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी थे तो उनको प्रेरित किसने किया था, मोटिवेट किया था कि भाई ठीक है, तुम्हारे अपने तरसते हैं तुम्हारी किरणों को, तुम ये किस गली में किस जहां में जाके रोशन हो गए हो, ठीक है, भारत आओ, वहां पर में तुम्हारी जरूरत है। और फाइनली गांधी जी जो है फिर इंस्पायर होकर भारत आ गए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये एक मॉडरेट नेता थे। मॉडरेट मतलब नरम दल के नेता। नरम, नरम दल। आपको पता है ना, कांग्रेस में दो धड़े हुआ करते थे, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल जो है वो प्यार से, शांति से, अहिंसा से सारी चीजें हासिल करना चाहता था। और जो गरम दल था, ठीक है, चाहे उसमें लाला लाजपत राय आ जाते हैं, ठीक है, और आपके बिपिन चंद्र पाल आ जाते हैं, ठीक है, आपके अरबिंदो घोष आ जाते हैं उसके अंदर में, लोकमान्य तिलक आ जाते हैं। तो वो जो है ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि भाई हंगामा करके, ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस तरीके की आइडियोलॉजी के साथ में वो लोग विश्वास रखते थे कि अपने अधिकार लिए जाए। बट नरम दल वाले लोग प्यार से बात करना चाहते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के थे और उन्हीं के विचार आप देख सकते हो गांधी जी के अंदर में भी है कि नरम दल, एक तरीके से गांधी जी को नरम दलवादी ही कहा जा सकता है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा अहिंसक तरीके से जो है वो काम करते थे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बट एक विचार है यहाँ पर में, जस्ट एक सेक, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर गांधी जी जो है उन लोगों से ज्यादा खतरनाक थे जिनको हम गरम दल वाले कह सकते हैं। समझिए आप लोग बस, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, ये जो है आपके, ये लोग जो थे, ये ऐसे लोग थे जो बताकर करते थे कि भाई हम जो है क्या कर रहे हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम हड़ताल करेंगे, बाइकआउट करेंगे, इन सारी चीजों से जो है हम हमारा विरोध प्रदर्शन दर्शाएंगे। गांधी जी इनसे ज्यादा खतरनाक थे, ठीक है। कैसे? मैं आप लोगों को बताता हूं। गांधी जी बोलते थे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। और गांधी जी को भी पता, और सबको पता है कि गांधी जी के इतने सारे फॉलोअर्स है कि अगर गांधी जी को कुछ भी हुआ तो वो जो सब जो बैठे हैं ना अंग्रेज लोग, ठीक है, जो गोरे हैं, ठीक है, वो उनको गोरे का अपोजिट बनाने में समय नहीं लगेगा उन लोगों को, ठीक है। बाकी जो लोग बैठे हुए हैं बाहर, जो सब लोग देख रहे हैं, ये चीज गांधी जी को भी पता है, इसीलिए गांधी जी बैठे। गांधी, अंग्रेजों को क्या करना है, अंग्रेज क्यों बात मान लेते थे? अंग्रेजों को तो अच्छी बात है कि गांधी जी चले जाएंगे हम, ठीक है, छोड़ के। बट फिर भी क्या हुआ है, गांधी जी को पता था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो भाई मेरे पीछे जो है मेरी एक फौज खड़ी है एकदम, ठीक है, लोगों की, जो इन लोगों को बर्बाद कर देंगी। और ये लोग अंग्रेज भी जानते थे, वो बेचारे परेशान थे, इससे अच्छे तो यार एक्सट्रीमिस्ट थे, कम से कम उनको डील तो कर सकते थे हम। यहाँ तो इनको जेल में डालो तो ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते कि मैं फास्ट कर रहा हूँ 15 दिन का, 21 दिन का, फिर हमको छोड़ना पड़ता है इनको, ठीक है। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में होता था। और यही चीज हमारे जो है मतलब वो चीज गांधी जी ने शायद हमारे यहाँ पर में हमारे भारतीय महिलाओं से सीखी होंगी, ठीक है, कि मुझे जो है 2 तोले का हार चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खा रही, ठीक है। फिर वो इंसान डर जा रहा बेचारा कि इसको कुछ हो गया तो से घर वाले आके मुझे बोलेंगे। तो महात्मा गांधी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु कहा था। ये क्वेश्चन देखिए बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में भी आ चुका है, आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट के अंदर में कर दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके जल्दी से। सर फिर इसका उपाय क्या है? इसका कोई उपाय नहीं है बेटा, ठीक है। मतलब देखो, हमेशा से लाखों सालों से ऐसे ही होता आया है, ठीक है, और हर कोई इसी तरीके से चला है, ठीक है। तुमको भी चलना है, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। गांधी जी का अंग्रेज लोग उपाय नहीं ढूंढ पाए, हमारे पूर्वज जो पुरुष पूर्वज थे वो उपाय नहीं ढूंढ पाए, ठीक है। सबके साथ में ऐसे ही होगा, ओके। सारे लड़कों के साथ में फैज, तुम्हारे साथ में भी ऐसे ही होने वाला है बेटा, ठीक है। मेरे साथ में भी, हर हर किसी के साथ में भी जब समय आएगा तब ऐसे ही होगा। चलो, गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पॉलिटिकल गुरु थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये बताइए आप लोग जल्दी से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से तो
ये एक एक्ट के तहत बनाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934 में। बट ये एक्ट जो है ये लागू हुआ था 1935 के अंदर में, ठीक है। 1 अप्रैल 1934 को, 1934 के अंदर में जो है ये एक्ट लागू 1935 को ये लागू हुआ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 के कानून के तहत 1935 के अंदर में हुई थी, 1935 के अंदर में, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो 1935 के अंदर में इसका हुआ था, ये याद रखिएगा आप सभी लोग, ओके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछते हैं आप लोगों से, ओके, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये याद रखना है कि जब 1935 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना कहां पर में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, कलकत्ता में। लेकिन बाद में 1937 के अंदर में जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर में शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई के अंदर में, ठीक है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। 1937 के अंदर में जो हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में, और आज आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर में, आज भी मुंबई के अंदर में। जब इसको बनाया गया था तब कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में 2 साल बाद इसका हेडक्वार्टर को मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, ये याद रखिएगा। हर कोई लिख देगा जल्दी से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर में, मुंबई के अंदर में, ठीक है। चलिए 1871 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, हम लोग बहुत पास में हैं 2000 लाइक्स के। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे, ठीक है, जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हमारे बहुत सारे पॉइंट्स है अभी भी जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है कहां पर में हुई थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है आप लोगों का, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर में हुई थी और कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है फ्रेंड्स कहां पर में हुई थी और कब हुई थी, तो अगर कब हुई थी ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो 1913 के अंदर में हुई थी, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को के अंदर में, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को कहां पर में, आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए के अंदर में है। तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर में हुई थी, ये भी याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ओके, सैन फ्रांसिस्को के अंदर में। तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, तारकनाथ दास, ऐसे जो लोग थे इसके जो है संस्थापक लोग थे, ठीक है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे, गदर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, अमेरिका से चल रही थी, अमेरिका और कनाडा, ऊपर नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां से ये चल रही थी पार्टी, ठीक है, भारत के कॉज के लिए, भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भाखना, ठीक है। ये आप लोगों का एक जो पर्सन इन न्यूज या फिर पर्सन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज नाम का एक हमारा चैप्टर होता है, ठीक है, पेड क्लास के अंदर में, उसके अंदर में मैं जब डिटेल के अंदर में पढ़ाता हूँ लाला हरदयाल के बारे में, सोहन सिंह भाखना के बारे में, तो उसके अंदर में मैं बताता हूँ हमेशा। तो जितने भी बच्चे अभी तक जुड़ने के वो लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे टीआरई 4.0 के कोर्स के अंदर में, ताकि आप लोग सारी चीजें ये पढ़ सके डिटेल में। बीपीएससी प्री 1996 के अंदर में भी आया था क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, डायरेक्टली आप लोग आंसर करोगे और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, ठीक है, 2000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने करना है कमेंट के अंदर में। नाउ देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना था। अब ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपका केवीएस 2018 के अंदर में भी आया था, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए 2024 में आया, और ये क्वेश्चन आप लोगों का 2018 के केवीएस में भी आया था। तो आप देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। और टीचिंग परीक्षा के पास में जो है आपका 4 लाख के करीब करीब, हमारा 3.5 लाख से अभी हम लोगों ने उसके अंदर में क्वेश्चन बैंक के अंदर में ऐड किया है, 4 लाख के करीब का डेटाबेस अब हमारे पास में हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज का। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन तो अलग है ही, ठीक है। 4 लाख के करीब पीवाईक्यूज हम लोगों ने जमा किए हुए हैं। कंटिन्यूअसली डे नाइट टीम हमारी वर्क कर रही है इसके ऊपर में, इसको अपग्रेड करने के अंदर में, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन की गारंटी है आप लोगों की। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, ये याद रखना है। अगर आप लोगों से शहरी बोल दिया जाए तो ये याद रखेंगे 31.6%, ठीक है, 31.6%, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये शहरी जनसंख्या है, शहरी या फिर जो आपके अर्बन इलाके उनकी। वही अगर आपसे दूसरा वाला पूछ लिया जाए ग्रामीण इलाकों की कितनी है, ठीक है, तो ग्रामीण भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ग्रामीण इलाकों के अंदर में कितनी जनसंख्या है। तो ग्रामीण इलाकों के अंदर में आप माइनस करिए जल्दी से, 100 में से 31.16 को माइनस करोगे कितना बचेगा, माइंड के अंदर में जल्दी से मेंटल कैलकुलेशन करना है आप सभी लोगों ने। मेंटल कैलकुलेशन करिए जल्दी जल्दी से, आप लोगों के दिमाग के अंदर में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा एक बड़े लेवल के ऊपर में स्कैम चल रहा है, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर में।
मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ में जो है वो सारी की सारी चीजें अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों का जस्ट इस सेशन के बाद में हर एक बच्चा उस सेशन को जरूर देखेगा। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग, ठीक है, उसके शिकार हो चुके हैं, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं। तो थोड़ी देर के अंदर में मैं आप लोगों के साथ में वो सेशन लेकर आने वाला हूँ, और वो पूरा का पूरा जो सेशन है, ठीक है, उसके अंदर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्कैम जो है वो हो रहा है आपका। ठीक है, और आप लोग इससे कैसे बच सकते हो, पूरा लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा। जरूर आपको 3 बजे वाले सेशन के अंदर में जुड़ना है। तो आप लोग यहाँ पर में इसको माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर में ठीक है 68.84% जो है ये हो जाता है। अब आप बताइए आप किससे बिलोंग करते हो, 31.16 से या 68.84 से, आप किस वाले ग्रुप से बिलोंग करते हो, आप लोगों को बताना है, ताकि आपको याद हो जाए। मैं लास्ट में पूछूंगा ये दोनों नंबर, ठीक है, ये दोनों के दोनों नंबर आपसे पूछूंगा। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन था, 21 अगस्त 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया केवीएस पीआरटी 2018 के एग्जाम के अंदर में। जितने भी बच्चे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग परीक्षा इज दी वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों की केवीएस की प्रिपरेशन के लिए। सारे के सारे पीवाईक्यूज, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन पेपर के हो चाहे ऑफलाइन पेपर के हो, वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दिए गए हैं केवीएस के बैच में। ना भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का निम्नलिखित प्रतिशत में से कौन सा सही है? आप लोग आंसर करोगे फास्ट, जल्दी जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। और आप एक चीज और बता दीजिए कि यहाँ शहरी जनसंख्या पूछा था, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है ये भी आप बता दोगे, ग्रामीण जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग जल्दी से, एकदम फास्ट। बिहार से अलग झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था ये बताएंगे आप सभी। 1 नवंबर, 9 नवंबर 2000 को, 15 अगस्त 1999 को, मोर देन वन ऑफ दिया, नन ऑफ दिया। आंसर हर किसी बच्चे ने करना चाहिए यहाँ पर में। ठीक है, ABCDE क्या आंसर है आप लोगों का? तो आंसर जो है देखिए, बिहार से झारखंड को अलग किया गया था सन 2000 के अंदर में, और वो तारीख थी 15 नवंबर। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्मदिन, ठीक है, उनकी जयंती थी, बिरसा मुंडा की जयंती। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। अच्छा, बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है ये भी बता दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। और एक चीज और बताओगे आप लोग कि सन 2000 में जो है झारखंड तो अलग हुआ ही था, दो और राज्य थे जो बने थे, टोटल 3 राज्यों का गठन हुआ था। आपको बताना है कि कौन से 2 राज्य और अलग हुए थे, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। चलिए, तो आप लोगों के आंसर्स आ गए फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आंसर जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों से जब मैंने पूछा है कि भाई आप लोग बताओगे कि कौन कौन से और भी राज्य जो है वो अलग हुए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, और आपका एक चीज याद रखना है आप लोगों ने, झारखंड, ये राज्य जो है आपके अलग हुए थे। कब अलग हुए थे? ठीक है, सन 2000 के अंदर में छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तराखंड जिसको आज आप लोग बोलते हो, पहले उसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है, और उसके बाद में आपका झारखंड, ये 3 राज्य जो है नवंबर 2000 के अंदर में, सन 2000 के अंदर में अलग हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कौन कौन से राज्यों से अलग होकर बने थे और उनकी तारीख क्या है ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। अनुच्छेद 44 जो है इसका संबंध किस चीज से है ये बताएंगे आप लोग जल्दी जल्दी से। उत्तराखंड, उत्तरांचल नाम था 2000 में, उत्तराखंड जो है नाम किया गया सन 2007 के अंदर में उसका उत्तरांचल से बदल के। ठीक है, कौन से तारीख को किया गया था? जल्दी जल्दी से आप लोग बताते जाएंगे ये भी पॉइंट, क्योंकि 3 राज्य अलग हुए थे। आपको बताना है छत्तीसगढ़ कौन सी तारीख को अलग हुआ था, ठीक है, उत्तरांचल कौन से तारीख को अलग हुआ था, और झारखंड कौन से तारीख को अलग हुआ था। तीनों के तीनों सन 2000 के अंदर में अलग हुए थे, ये तो कंफर्म है।
बहुत बढ़िया फ्रेंड। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश से, ठीक है। उत्तरांचल जिसको आज आप उत्तराखंड कहते हो, ये अलग हुआ था आप लोगों का आपके उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और झारखंड अलग हुआ था बिहार से, ठीक है। 1-9-15 पहला छत्तीसगढ़ हुआ था 1 नवंबर को, दूसरा 9 नवंबर को हुआ था उत्तरांचल, बाद में उसका नाम उत्तराखंड किया गया, और झारखंड 15 नवंबर को हुआ था। देखिए आर्टिकल नंबर 44 की बात की जा रही है, तो ये दोनों सेम सेम है, ठीक है। तो यूनिवर्सल, ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने याद रखना है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है समान नागरिक संहिता, मतलब कि जितने भी लोग हैं भारत के अंदर में, जितने भी लोग रहते हैं उनके ऊपर में समान रूप से जो है सारे के सारे कानून समान रूप से लागू हो, चाहे वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का हो, ठीक है, जो भी आपके संपत्ति है उसका जो आगे में ट्रांसफर होता है वंशजों के अंदर में, उसके लिए समान कानून हो, पत्नियां कितनी होनी चाहिए उसके अंदर में समान कानून हो, ठीक है। और तलाक के मामले में समान कानून हो, ये सारी चीजों के अंदर में, ठीक है। अगर तलाक मिलता है तो महिलाओं को जो रेम्युनरेशन या जितनी भी सारी चीजें जो उनको मिलती है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें वो समान रूप से लागू हो, उसके लिए समान नागरिक संहिता जो है ये बात की गई है। आपको पता है कि उत्तराखंड जो है ये भारत का, ठीक है, पहला राज्य बन गया आजादी के बाद के अंदर में, पहला राज्य जिसने इसको लागू कर दिया। अदरवाइज गोवा के अंदर में पहले से लागू था, वो आजादी के पहले से लागू था, पुर्तगालियों ने उसको लागू किया हुआ था गोवा के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड। बट उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य बन गया आजादी के बाद में, गोवा के बाद में सेकंड नंबर का राज्य, और जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। ये कंपलसरी नहीं है, ये राज्य, ये ऑप्शनल है, ये डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, तो लागू करना है नहीं करना है राज्य सरकार केंद्र सरकार इसके ऊपर में डिसीजन ले सकती है, ओके। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ठीक है। तो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन जो है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर यहां मिल जाएगा, ठीक है। कौन करता है इसका गठन? वित्त आयोग का गठन हर 5 साल के अंदर में किया जाता है, 5 ईयर्स में, ठीक है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति इसका निर्माण करेगा। आप लोगों को अभी बताना है, ठीक है, अभी हाल ही में भारत में फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया, आप बताएंगे कि उसके अध्यक्ष कौन है। अच्छा ये भी बता देना कि कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन है जो अभी आपका गठन किया गया यहाँ पर में, ठीक है। तो अभी फिलहाल में भारत में 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन जो है वो उसका गठन किया गया, अरविंद पनगाड़िया उसके अध्यक्ष है। 16th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और अरविंद पनगाड़िया, अरविंद पनगाड़िया, ठीक है, अरविंद पनगाड़िया जो है फ्रेंड्स ये याद रखेंगे आप लोग, इसके अध्यक्ष है अरविंद पनगाड़िया। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति ने इसका वो है बनाया है इसको। 2341 लाइक हो चुके हैं, हम बहुत पास में है 2500 लाइक्स को क्रॉस करने के। जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी अपना अपना योगदान देते रहेंगे। आपको बता दूं फ्रेंड्स की 3 बजे जो है आप लोगों की एक इंपॉर्टेंट क्लास, जिसके अंदर में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा जो है एक स्कैम उजागर करने वाला हूँ, ठीक है। करोड़ों रुपए की जो है, लाखों स्टूडेंट्स के साथ में करोड़ों रुपए की उगाही हो चुकी है अब तक। हमारे पास में भी कई सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट्स भेजे कि किस तरीके से उन लोगों को जो है झांसे में लेकर जो है उनको बेवकूफ बनाया गया है, और बड़े लेवल के ऊपर में हो रहा है। आपको बचाने के लिए, आपके जानने वालों को बचाने के लिए, ठीक है, आपको ये देखना है कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो इन सारी चीजों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था किसने सबसे पहले? उसमें डालो ना पीपीटी में, मुबशिरा गुल। चलिए देखिए भारत के अंदर में सहायक संधि जो है कौन लेकर आया था, ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि भारत के अंदर में जो राजे रजवाड़े थे, ठीक है, उन लोगों को इससे ये कहा गया था कि वो अपनी खुद की सेना नहीं रख सकते, ठीक है, अंग्रेज एक बड़ी सेना बनाएंगे, और इनकी रक्षा, इस राज्य की रक्षा भी कौन करेगा? अंग्रेज करेगा। इसके बदले में इन राज्यों को पेमेंट करनी होती थी अंग्रेजों को, ठीक है, जिससे कि अगर इन राज्यों के ऊपर में कभी भी कोई हमला होता है तो अंग्रेज उनकी रक्षा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था। कब लेकर आया था ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। 1 नंबर तो ये बन गया कि सहायक संधि कौन लाया था, ठीक है, कब लाया था? तो 1798 के अंदर में लेकर आया था, ठीक है, ये याद रखना है। और पहला राज्य कौन था जिसने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था? तो सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला, सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य था, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ दिया नहीं है हैदराबाद के निजाम, तो आंसर उसका नॉन ऑफ दी अबव हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। भारत के कौन से शासक थे? ठीक है, हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने जो है इसको एक्सेप्ट किया था। हैदराबाद राज्य था पहला जिसने इसको एक्सेप्ट किया था। सहायक संधि, सहायक संधि कब आई थी?
साल जल्दी से बताओ। और कौन सा भारत का जो है उस समय में बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसने इसको लेकर आया था? कौन था गवर्नर जनरल बंगाल का? क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल उसका नाम दिया गया था 1833 के बाद से। 1798 के अंदर में बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, इसने लेकर आया था सहायक संधि। ठीक है। हैदराबाद जो था वो पहला था जिसने एक्सेप्ट किया था, ये याद रखना, 1798 में सहायक संधि को। नाउ फ्रेंड्स, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से बताएंगे आप सभी। एशिया की सबसे लंबी नदी, क्या वो सिंधु नदी है, यांगसे रिवर है, रिवर वांग हो है, या रिवर गंगा है? ठीक है, जल्दी बताएंगे। और आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि अभी जो है इंडियन रिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ भी रहे हैं हमारे पेड क्लास के अंदर में। कितने बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी पेड क्लास के अंदर में रिवर वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं टीआरई 4.0 के बैच के अंदर में, उसको पढ़ना आप लोगों ने अच्छे से स्टार्ट कर दिया है और अच्छे से उसके ऊपर में मेहनत कर रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो? ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं, इसको हम लोग मिसलेनियस वाले चैप्टर के अंदर में, और हमारी जो सपनों वाली क्लास अभी थोड़े समय के अंदर में स्टार्ट होंगी हमारी, उसके अंदर में, ठीक है, रैंक बूस्टर सीरीज जो आप लोगों की होंगी, जिन बच्चों ने ऑलरेडी उससे पहले स्टार्ट होने के पहले जितने बच्चे एनरोल कर चुके होंगे उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी वो सीरीज। ठीक है, तो उस सीरीज के अंदर में हम लोग इसको भी पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। एशिया की सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, वो है रिवर यांगसे। ठीक है, यांगजी रिवर जो है ये चाइना के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो 6300 किलोमीटर है, और ये इस तरीके से ये सदर्न चाइना के अंदर में बहुत लंबा वाला जो है डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो बहुत लंबी रिवर है ये, 6300 किलोमीटर, 6300, लगभग लगभग 6300 किलोमीटर लंबी इसकी, ठीक है, लेंथ है, ये याद रखिएगा आप सभी। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं आगे बढ़ने के पहले कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेशन आप सभी के सभी, ठीक है, आपको प्रूफ के साथ में, डायरेक्टली आपको प्रूफ के साथ में, लाइव प्रूफ के साथ में आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से टेलीग्राम के ऊपर में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। लाखों लोगों से जो है फ्रेंड्स करोड़ों रुपए की ठगी हो चुकी है और अभी भी हो रही है। कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं है? ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों ने जरूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो बनाया ही आपके लिए गया है कि कहीं आपके साथ में वो ना हो जाए, या आपके किसी अपने के साथ में इतना बड़ा नुकसान ना हो जाए। ठीक है, बच्चों ने बकायदा स्क्रीनशॉट्स और सारे के सारे प्रूफ भेजे, हमने खुद ने इसको ट्राई किया है, और इस तरीके से जो है यहाँ पर स्टिंग किया है उनका, कि आपको दिखा सके कि कैसे वो फंसाते हैं वो लोगों को, कितना अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फंसाते लोगों को। ध्यान से देखिएगा इस पूरे सेशन को, अभी थोड़ी देर के अंदर में 3 बजे आप लोगों को बताऊंगा। जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वो जरूर इस सेशन को टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर जरूर देखना है आप लोगों ने। मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारत के संविधान के अंदर में जोड़ा गया था, ये बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स की मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, आप लोगों के जैसे कर्तव्य होते, आप लोगों को अधिकार दिए गए, वैसे आपके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान के अंदर में कौन से साल में जोड़े गए थे? तो भारत के संविधान के अंदर में, जल्दी से आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए, केवल 64, 66, 64, 67% लोग हैं जिन्होंने सही आंसर दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 1976 के अंदर में। कौन सा संविधान संशोधन था, ये कमेंट आप लोग करेंगे जल्दी से। संविधान संशोधन का नंबर कौन सा था जिसके तहत किया गया था? जब ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए उस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन से देश से उधार लिया गया, या कौन से राज्य देश संघ से उधार लिया गया है? ठीक है, भारत के संविधान के अंदर में। फास्ट आपके आंसर आ जाने चाहिए। 3200 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी। ओके, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, मैं 1976 के अंदर में, उस समय में भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, भारत के अंदर में इमरजेंसी लागू थी। उस समय में भारत में 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस नाम से जाना जाता है आप लोग बता दीजिए। मौलिक कर्तव्य हमने यूएसएसआर, ठीक है, यहां से उधार लिए हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, यूएसएसआर। इसके अंदर में 15 देशों का ये समूह था, अब ये टूट गया है, रशिया उसके अंदर में सबसे बड़ा बचा हुआ है। ओके, गुड, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? अब देखो ये अनुसूचियां क्या होती है, कई सारे बच्चे जो है ये शेड्यूल और आर्टिकल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, और पार्ट्स में भी। देखो हमारे भारत के अंदर में काफी सारे आर्टिकल्स है, जैसे भारत का आर्टिकल नंबर 1 जो है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है कि हमारे देश का नाम क्या होगा, ठीक है, और हमारे देश जो है वो किस प्रकृति का होगा हमारा देश, जैसे यूनियन ऑफ स्टेट होगा हमारा भारत, ओके, भारत राज्यों का संघ होगा भारत, दैट इज इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ये बात की गई है, मतलब भारत को डिफाइन किया गया, इंडिया को, हमारे देश को डिफाइन किया गया आर्टिकल नंबर 1 में। ठीक है, वैसे आर्टिकल नंबर 2 में कोई बात की गई, 3 में कोई बात की गई, 4 में। तो पहले जो 4 आर्टिकल्स है आप लोगों के, ठीक है,
ये भारत के नाम और उसकी टेरिटरी के और उसके राज्यों के बारे में बात करता है। ये हो गया चैप्टर नंबर 1, जिसको पार्ट नंबर 1 कहा जाता है। फिर जो पार्ट नंबर 2 है, उसमें कहां से कहां तक के आर्टिकल्स है आप लोगों के, उसके अंदर में है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर, ठीक है, आर्टिकल नंबर आपके 11 तक के आर्टिकल्स इसके अंदर में है। तो ये पार्ट इज नथिंग बट जो आर्टिकल्स है उनको चैप्टर्स में बांट दिया गया है, छोटे छोटे खंडों में। तो वो पार्ट आर्टिकल्स का बंटवारा है, चैप्टर से। अनुसूचियां जब सारे आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं संविधान में, तो लास्ट में 12 ऐसी सूचियां जोड़ी गई है, 12 अनुसूचियां। क्योंकि बीच में अगर उसको रखते तो वो बहुत लेंदी हो जाता ना बीच में, तो हमने लास्ट में रख दिया है उसको। जैसे पहली अनुसूची एक बड़ी सी लिस्ट है, अनुसूची मतलब एक लिस्ट, ठीक है, या शेड्यूल लिस्ट है आप लोगों की। इस लिस्ट के अंदर में, पहली लिस्ट के अंदर में आप लोगों का भारत के जो राज्यों के जो नाम है, ठीक है, और उनके एरिया जो है उनको डिफाइन कर दिया गया पूरा का पूरा। ठीक है, दूसरी अनुसूची के अंदर में ये दिया गया है कि भाई जो कौन कौन से लोग हैं, किसको कितना वेतन और भत्ता, किस किस को कितना वेतन और भत्ते मिलेंगे, उसकी पूरी लिस्ट सेकंड वाली अनुसूची के अंदर में दी गई है। ठीक है, थर्ड वाली में शपथ, कौन किस प्रकार की शपथ लेगा। चौथी अनुसूची में कौन सा राज्य है, ठीक है, जिसमें मतलब किस राज्य से कितने मेंबर राज्यसभा के अंदर में जाएंगे चुनकर, ओके, उसकी सूची दी गई है। तो इस तरीके से जो लिस्ट है या सूचियां है वो लास्ट में जोड़ दी गई है। पहले हमारे भारत के संविधान में ओरिजिनली 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, बट अब प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां है, और ये संविधान के लास्ट में जोड़ी गई है। ठीक है, लास्ट में। ओके, तो ये याद रखिएगा आप सभी के सभी के अनुसूचियां मतलब ऐसी लिस्ट जिसको हम बीच में नहीं रख सकते थे, क्योंकि अदरवाइज बीच में बहुत लंबा हो जाता, लेंदी हो जाता। तो हमने क्या किया कि हमने उस आर्टिकल में बोल दिया कि आखिरी में जाकर इस नंबर की अनुसूची को रेफर कर लो। तो हमने लास्ट में जो है अनुसूचियां जोड़ दी है। ठीक है, तो ये याद रखना, अभी पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, अभी 12 अनुसूचियां है। ठीक है, पूरी अनुसूची अगर आप चाहोगे कि एक सेशन ले लूं तो मैं आपके लिए कर दूंगा। अगर आप लोग जिस दिन हम लोग यहाँ पर में 5,000 कॉन्करेंट व्यूवर्स हो जाएंगे, अभी आप लोग देखो 3361 देख रहे हो यहाँ पर में, जितना ज्यादा दबा के शेयर कर सकते हो आप शेयर कर देंगे। जिस दिन हमारे 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके अगले ही दिन में आपको पूरी 12 अनुसूचियां और इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स के ऊपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को करवा दूंगा बड़ा सेशन लेकर। तो सभी बच्चे शेयर जरूर करते रहेंगे और लाइव जरूर आ जाना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो 12 अनुसूची है, पूरी की पूरी 12 अनुसूचियों की लिस्ट आप यहाँ पर में देख सकते हो। ठीक है, और सारे के सारे इस पर क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो सारे आप लोगों को करवा दूंगा मैं। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, देखिए भावेश सर, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, ये एक आप हो, ठीक है, और ये आपके एक कोई और है। तो एक और एक क्या होता है? एक और एक क्या होता है? मतलब हम मिले तुम मिले क्या होता है उसके बाद में? ठीक है, तो इसके बाद में मतलब एक नन्ना मुन्ना राही होता है, ऐसे ही तो होता है ना जनरली। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक और एक 3। ओके, तो 11 जुलाई को ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? तो एक और एक 3, तो जनसंख्या बढ़ रही है। 11 जुलाई आप लोगों का विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, आप लोगों को ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। और विश्व जनसंख्या दिवस जो है फ्रेंड्स इस और ध्यान आकर्षित करने के लिए करवाया जाता है कि भाई जनसंख्या जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है हमारे दुनिया की, जिससे रिसोर्सेज के ऊपर में दबाव पड़ रहा है। आप जंगल काट रहे हो, आप लोग जो है एग्रीकल्चर के लिए पेड़ों को काट रहे हो, ठीक है, लकड़ियां घर बनाने के लिए पेड़ों को काट रहे हो। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उनके उनके रहन सहन और उनके लाइफस्टाइल के लिए जो है पेट्रोल और इन सारी चीजों का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है, तो पर्यावरण के ऊपर में दबाव पड़ रहा है। तो इसके ऊपर में ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स के संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाता है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, यूएनओ की स्थापना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, टीचिंग परीक्षा एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। 24 अक्टूबर जो है फ्रेंड्स 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस, जल्दी बताइए आप सभी के सभी, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसका आंसर जल्दी से करिए आप लोग। और एक इंपॉर्टेंट सेशन जिसका आप लोग इंतजार करो, 3400 से ज्यादा, 3450 बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देनी है बहुत ज्यादा। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए, एक बड़ा स्कैम चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है।
आप लोग उससे अवगत हो जाए, सारे के सारे लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पर में देखेंगे आगे में, हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग उनको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरे पास में और पॉइंट्स है, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग कर लेंगे तो जून 29 को विश्व सांख्यिकी भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी का मतलब होता है डेटा इकट्ठा करना। अगर आपके पास में डेटा है, ठीक है, तभी आप अच्छी पॉलिसी बना पाओगे, सही तरीके से निर्णय ले पाओगे। तो भारत में स्टैटिस्टिक्स, जैसे कितने लोग हैं, ठीक है, कितने लोग शहरों में रहते, कितने लोग गांव में रहते, उसका डेटा, प्लस उसमें कितने लोग अमीर है, कितने गरीब है, कितना लोगों को किसकी जरूरत, किस चीज की जरूरत है, वो सारी सांख्यिकी को, डेटा को इकट्ठा करना, ठीक है। ये महालनोबिस, पीसी महालनोबिस जो थे, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स या भारतीय सांख्यिकी का जनक किसको मानते हैं, ठीक है, पीसी महालनोबिस को माना जाता है। उनका जो हैप्पी वाला बर्थडे था 29 जून को, ठीक है, इस दिन मनाते हैं। वैसे अपना बर्थडे के जस्ट एक दिन पहले उनका निधन हो गया था, 28 जून को। 29 जून को बर्थडे था, 28 जून को उनका निधन हो गया 1972 में। एक दिन और रह जाते तो एक और बर्थडे मना लेते वो, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी आपको उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों का, कि टेलीग्राम के ऊपर में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। जल्दी से सभी लोग उस सेशन पे चले जाएंगे, और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आज आपका एक मौलिक कर्तव्य है, ये आज आपका जो है नैतिक कर्तव्य है, इस सेशन को, जो अभी मैं आप जिस सेशन पे जाओगे अभी, उस सेशन को हर जगह पे शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अपने हर जो है परिवार वालों के साथ में, हर किसी के साथ में इसको शेयर कर दोगे आप लोग। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से जो है आप लोगों का भी ये फ्रॉड जो है वो हो रहा है, आप सभी लोगों का, ठीक है। तो जल्दी से उस सेशन के ऊपर में आप लोग आ जाइए, ठीक है। मैं 2 मिनट के अंदर में उस सेशन के अंदर में आप लोगों से आ रहा हूं, और पूरा लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो फ्रॉड हो रहा है। हर कोई बच्चा उसके ऊपर में आ जाएगा, उसको देखिए और अपने सभी लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। दबा के हर एक बच्चा शेयर कर देगा। किसी के भी साथ में नुकसान हो सकता है कि किसी के घर में दवाई लेने के वो पैसे रखे हुए हो, और वो पैसा उस फ्रॉड के चक्कर में चला गया हो। वो आप लोगों को बता रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है उनको बचाने की। इस सेशन को शेयर करेंगे आप लोग, सभी के सभी लोग, ओके। जल्दी से उस सेशन के ऊपर में, इस सेशन के ऊपर में आ जाइए आप लोग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। इस सेशन पे मिलते हैं हम लोग अभी जस्ट 1 मिनट के अंदर में, नेक्स्ट 1 मिनट में।